हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का आपका जो टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में। हम जो है आपकी जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती 2021। फिलहाल कोविड के केसेस भी कम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम आपका जल्दी होगा। आई थिंक जुलाई में तो नहीं होगा, अगस्त में हो सकता है। तो तैयारी बनाए रखिएगा, जल्दी हम सारा सब्जेक्ट कवर करेंगे। और इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, 1 सेकंड का समय लगता है। वीडियो लाइक शेयर भी किया करें। और आज हम जानेंगे अपने मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या आपके जो फंडामेंटल राइट हैं जो आपके भाग 3 में दिए गए हैं। इनको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इन बुक से हम आपको कंटेंट दे रहे हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। चलिए शुरुआत करेंगे। जहाँ भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल दी जाएगी। तो पहला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वो है, देखिए आपका भाग 3। भाग 3 में जो है आपके आर्टिकल 12 से 35 तक जो है क्या दिए गए हैं, हमारे मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। ठीक है, हमने अब तक जो है एक एक करके हम सभी भाग समाप्त करते यानी कि पढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमने भाग आपका पहला भी पढ़ाया था, जिसमें हमने आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो आपका आर्टिकल 1 से 4 तक था। उसके बाद हमने भाग 2 को पढ़ा, जिसमें आपकी नागरिकता थी और 5 से 11 तक उसमें आर्टिकल थे। और आज हम जो है भाग 3 पढ़ रहे हैं, जो कि 12 से 35 तक आपका दिया गया है और जिसमें जो है क्या है, आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो काफ़ी जो है आसानी से हमें पढ़ना है, चीज़ें कठिन नहीं बनानी है। चलिए और देखिएगा, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो वो आपके सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं, वो उनके लिए जो है मौलिक अधिकारों संबंधित कुछ अधिकार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल आपका जो है 32 दिया गया है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी चीज़ें संभालता है। और वही जो है आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपका हाई कोर्ट जो है कुछ विशेष अधिकार रखता है। चलिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 13 है, उसके संविधान प्रावधानों को संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो आसानी में हम समझाएंगे आपको भाषा में कि आर्टिकल 13 ये क्या कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि वो है मौलिक अधिकारों से में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत संरचना नहीं बदलनी चाहिए। वही कुछ चीज़ें हमें जो है आपके केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य केस में देखने में मिलती हैं। चलिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने से है। वो क्या है? मौलिक अधिकारों के। और भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है 14 से 28 तक है, जिसमें आपके आर्टिकल 14 में दी गई है विधि के समक्ष समानता। और ठीक है ना, 15 में जो है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता, यानी कि किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। और इसके बाद 14 हो गया। 15 में क्या है वो बता दिया। 16 में क्या है, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है ना, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो उसमें। और आर्टिकल 17 आपको बताता है अनटीचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत के आधार पर हम भेदभाव नहीं करना है। और आर्टिकल 18 है कि भारत में उपाधियों का अंत। तो ये है आपके 14 से 18 तक। चलिए आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है समता के अधिकार की राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 14। ये हमें राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, कि विधि के समक्ष जो है सभी चीज़ें समान हैं। चाहे आपके इसके अपवाद भी हो सकते हैं कुछ, जैसे राष्ट्रपति हो गया आपका और राज्यपाल हो गया, इनके मतलब इनके लिए ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। चलिए, जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत लाया गया है। चलिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपके अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 में कहा गया है। ठीक है, कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) इनमें जो है सभी के लिए अवसर की समानता बराबर दी जाती है, किसी भी आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं किया जाता है। चलिए, इसके बाद कुछ संवैधानिक उपबंध। तो देखिएगा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार हैं और भारत तथा विदेशी नागरिकों के लिए। तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट दिखेंगी। चलिए, तो देखिए, जो केवल भारतीय नागरिकों को हैं वो क्या है
कि धर्म, जो आर्टिकल 15 याद रखिएगा कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 जो है केवल भारतीयों को मिला है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आप देखते होंगे कि सरकारी नौकरियों में किसी भी विदेशी को अवसर नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार आपका आर्टिकल 19 जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना, कि आप बोल सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी को अपशब्द बोलें, अपने राष्ट्र के खिलाफ बोलें, ठीक है ना। ये चार थी। शांतिपूर्वक आप कहीं भी जो है सभा कर सकते हैं, शांतिपूर्व एवं शस्त्र रहित करना है, ठीक है ना। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। संघ व सरकारी समितियां बना सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप अबाध संचरण कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, बस सकते हैं। पहले तो हम जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते थे, लेकिन जो है अब भारत का एक यूटी बन चुका है तो वहाँ भी ये चीज़ें लागू होंगी। व्यापार करने का अधिकार आपको दिया गया है, आप किसी भी राज्य में जाइए और व्यापार कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19 में केवल भारतीयों को दिया गया है। अनुच्छेद 29 क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है केवल भारतीय नागरिकों को। और अनुच्छेद 30 जो है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। देखे होंगे आपकी किसी भी विदेशी, आपको अब स्कूल नहीं देखते हैं कि कहीं किसी विदेशी स्कूल खुला है। और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है अनुच्छेद 30, ठीक है। चलिए ये इसमें हमने देख लिया। अब देखना है हमें कि भारतीयों और विदेशियों के लिए कौन कौन से हैं। तो देखिए अनुच्छेद 14 की विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है ना। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण जो है आर्टिकल 14 जो है दोनों को दिया गया है। अनुच्छेद 20 कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में कि क्या अपराध किया है ये सबको जानने का अधिकार होता है। जीवन का अधिकार जो आर्टिकल 21 है, जो आपका यानी कि इमरजेंसी के टाइम भी ये दोनों जो 20 और 21 हैं ये समाप्त नहीं होते हैं। और शिक्षा का अधिकार जो कि आपका 21A में दिया गया है, ये आपका 45 में DPS में भी आता है, DPSP में आता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और 51A में जो है शिक्षा बेसिकली जो है एक मौलिक कर्तव्य भी बताया गया है। कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण जो आर्टिकल 22 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के। और धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि जो 25, 26, 27 और 28 यानी कि 4 अनुच्छेद में दिया गया है, ये जो है आर्टिकल दोनों को प्राप्त हैं, चाहे आपका वो विदेशी नागरिक हो या कोई भी नागरिक हो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। तो आर्टिकल 17 है। और संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए कई जो है एक्ट बनाए गए। अनुच्छेद 19 का संबंध है उपाधियों के अंत से। 18 का संबंध, ठीक है ना। 18 क्या कहता है कि आपको जो है उपाधियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आपको भारत रत्न मिला है तो आप अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते कि भारत रत्न, मतलब कोई भी नाम है जैसे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, तो ये चीज़ें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आप डॉक्टर यानी कि जो शैक्षिक चीज़ें हैं और मिलिट्री की चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर लगा सकते हैं, आप मेजर लगा सकते हैं, आप जनरल लगा सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 के अंतर्गत जो है उपाधियों का अंत लिखा है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19 में। और प्रेस की स्वतंत्रता जो है 19A में दी गई है। 19 में कुल जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहले जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, लेकिन बस अपशब्द ना बोलें और कुछ ऐसी भड़काऊ भाषण ना दीजिए। चलिए 19 दूसरे में क्या कहा कि शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन आप कर सकते हैं, बेसिकली कुछ परमिशन लेकर। संगम या संघ आप सरकारी समितियां बनाने का अधिकार भी रखते हैं। तीसरी स्वतंत्रता है ये C, देखिए ABC में दिया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं। D में दिया गया है। E में क्या कहा गया है कि कहीं पर अभी आप जो है राज्य हैं भारत के, वहाँ पर निवास कर सकते हैं और ज़मीन भी ले सकते हैं। और ये है 19G में जो है कोई भी व्यक्ति आजीविका व्यवसाय तथा व्यापार करने का अधिकार रखता है। चलिए इसके बाद देखिएगा क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 20C में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति से हम जो है उसी के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो इसके 3 हैं। तो A में क्या कहा गया है कि न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले हम किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं कह सकते हैं। और B में क्या कहा गया है
कि जो है एक अपराध के लिए केवल एक ही सज़ा का प्रावधान दिया गया है। और सी में जो है यही कि उसके स्वयं उसके मतलब खुद के लिए विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है दोष सिद्धि के संबंध में दोहरे दंड एवं स्वशासन का संरक्षण करता है, तो अनुच्छेद 20, और अगर और डिटेल में तो अनुच्छेद जो है 20B। ठीक है, चलिए वीडियो लाइक करिएगा, आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा जो है आर्टिकल व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है, तो आर्टिकल 21 जो है उसका संरक्षण करता है कि वो है मतलब क्योंकि ये आता है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के अंतर्गत, तो इसमें जो है ये कभी भी नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, ठीक है ना, के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए शोषण के विरुद्ध प्रावधान करता है, तो वो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में बात कही गई है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले आपके लॉर्ड रिपन ने 1884 में ये प्रतिबंध लगाया था। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो है हिंदू शब्द प्रयुक्त किया गया है, उसमें आपके बुद्ध, जैन और सिख इन सभी को सम्मिलित कर लिया गया है। और आर्टिकल 32 जो है उसके अंतर्गत अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, वो हैं आपके मौलिक अधिकार। जो आपका आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, और जिसे हमने क्या कहा है, आपके भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा जो है इसे कहा हुआ है। ठीक है, चलिए और कुछ चीज़ें, जैसे आपका एक क्वेश्चन हम भूल गए हैं, तो वो क्या है कि जो है आपके मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और सबसे पहले जो बात की गई थी इसकी, तो सबसे पहले अगर शुरुआत से हम बात करें तो 1820 में आपके एनी बेसेंट ने मौखिक रूप से मांग की थी, और लेकिन जो लिखित मांग की थी वो आपके 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी, उसमें बात की थी आपके जो है मौलिक अधिकारों की मांग। और उसके बाद एटलीस्ट जो है 1931 में क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष होते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उसमें जो है मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो वो है आपका न्यायपालिका। जो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। और यहाँ हो गया है, संचालित कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए इसको जूम करते हैं, देखिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, तो वो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट कुल मिला के 5 प्रकार की आपकी रिटें जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करेगा, और आपका जो हाई कोर्ट है वो आपका आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार की रिट है, एक बार इनको मौखिक रूप में हम देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिट जारी होती है वो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति को स्वयं सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित होना होता है, कि एक पूरी बॉडी हम कह सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि वो मतलब वकील भेज दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं, आपको स्वयं ही शामिल होना होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, दूसरा आपका बात करें हम तो परमादेश, जिसे हम मैंडेमस कहते हैं। तो मैंडेमस क्या होता है कि जो है सरकारी कर्मचारी या संस्था के खिलाफ जारी किया जा सकता है, इसे हम किसी प्राइवेट व्यक्ति या निजी के खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकता है कि आपने जो है ये गलत कार्य क्यों कर रहे हैं, या कोई जो व्यक्ति है जो अपने कार्य का जो है संचालन सही तरीके से नहीं कर रहा है, लेकिन इसे राष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है आपके मैंडेमस को। तीसरा बात करें तो आपकी होती है जो है प्रतिषेध या निषेध, या जिसे हम प्रोहिबिशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होता है निचली अदालतों के निर्णय को रद्द कर सकता है। मान लीजिए सुप्रीम हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है आपके प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध के तहत। ठीक है ना, लेकिन जो इसमें आपके विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, निजी संस्थाएं हो गई और व्यक्तियों के विरुद्ध जारी इसे नहीं किया जा सकता, ये केवल निचली अदालतों के लिए जारी कर सकते हैं। और चौथा हो गया आपका जैसे जो है उत्प्रेषण, जिसे हम कहते हैं आपके
सर्टिटी ऑर्डरी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, यह लेख जो है उच्चतर न्यायालय या किसी अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकरण विशेष के लिए दिया जाता है। मान लीजिए कहीं जिला न्यायालय या हाई कोर्ट में किसी में कोई बात चल रहा है, लेकिन वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं देखे, तो वो उत्प्रेषण रिट जारी करके जो सर्टी ऑर्डरी जारी करके अपने पास मंगा सकता है। इसके बाद जो लास्ट है वो है आपका अधिकार परीक्षा या जिसे हम क्यू वारंटो कहते हैं। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि कोई गलत तरीके से किसी के पद का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके तरफ खिलाफ जो है क्यू वारंटो रिट जारी की जाती है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट उससे पूछता है कि भाई आप इस पद पर जो है कैसे पहुँचे हैं। अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उस व्यक्ति को जो है पद से हटाया जा सकता है। इसे हम अधिकार परीक्षा भी कहते हैं, यानी कि आप किस अधिकार से जो है पद को ग्रहण किए। मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं और आप छुट्टी पर गए हैं और उसी बीच जो है किसी तीसरे व्यक्ति को किसी ने गलत तरीके से वहाँ पर ज्वाइन करा दिया है और आप तो उससे पूछ सकते हैं आकर कि भाई आप इस पर पद पर कैसे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, पांचों हमने देख ली हैं आपकी हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोविएशन, क्यू वारंटो और सर्टिऑर्डरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस बाद में मिला था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, लेकिन जो है संविधान के मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो याद रखिएगा जो है एक आर्टिकल था जो है आपका 300A में हमने इसे डाल दिया था बाद में, एक कानूनी अधिकार के तहत ये देखिएगा वैधानिक अधिकार है और हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। चलिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना के अधिकार का अधिनियमन 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया था। पूछा जाता है कि ये संसद में कब पास हो गया था? तो तारीख याद रखिएगा 12 जून 2005 को जो है ये संसद में पास हो गया था और आपकी तारीख याद रखिएगा 12 अक्टूबर और 2005 को ये लागू कर दिया गया था। दोनों ही तारीख काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए और चीज़ें जो हैं वो हम आगे देखते हैं। और ये आपका जो है आरटीआई है, आप इसमें आरटीआई लगाते हैं तो बेसिकली आपको 30 दिन यानी कि 1 माह के अंदर जो है रिप्लाई आ जाता है सारी चीज़ें। लेकिन अगर किसी की व्यक्ति की जान का मतलब सवाल है, जीवन का सवाल है, तो 24 यानी कि 48 घंटे 2 दिन के अंदर जो है आपको सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। चलिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो है इकोनॉमिक EWS जिसे हम कहते हैं, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं? तो 15(6) और 16(6) मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं अभी, तो दोनों को याद रखिएगा। और इसके लिए आपका जो है 103वां अमेंडमेंट हुआ था जो कि आपका 2019 तारीख याद रख सकते हैं 12 जनवरी 2019 को, लेकिन 2019 पर्याप्त है। ठीक है, 103वां अनुच्छेद। चलिए यानी कि अमेंडमेंट संशोधन 0 से 6 यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है जो कि आपका आर्टिकल 21A में रखा गया। किस में रखा गया? 21A में रखा गया। और आर्टिकल 45 में ये जो है हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी बताया गया है। और आपका 51A में जो है एक मौलिक कर्तव्य भी है कि जो है बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के। ठीक है ना, यहाँ पर 21A है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी कि उनके जो नागरिक हैं विदेशी, उनका भी अगर हनन होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352 में भी समाप्त नहीं होते हैं? तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, यानी कि आर्टिकल जो है 20 और आपका आर्टिकल 21। ठीक है ना, ये जो है इनको छोड़कर सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। लेकिन बात आती है तो देखिए इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि एक होता है आपका यानी कि कह सकते हैं अनुच्छेद 358 के तहत केवल जो है 19 को निलंबित किया जाता है, यानी कि जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन 359 में ये बात कही गई है कि जब आपातकाल लगेगा राष्ट्रपति सभी जो समाप्त कर सकते हैं, केवल 20 और 21 को छोड़कर। चलिए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बाउंडिस लेबर संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में जो है ये पारित किया गया था। चलिए, ये टेबल है। समता का अधिकार 1418, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध 23-24, तो धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 और संस्कृति शिक्षा संबंधी 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। तो ये था हमारा वीडियो फंडामेंटल राइट का। अगर वीडियो में कोई भी समस्या आती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।